हाँ जी, गुड इवनिंग। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या करा था, जिसमें हम एब्सेंट थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस एंड लिक्विड हमने डिस्कस करा था, जिसके अंदर हमने प्रेशर का फैक्टर बहुत डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, प्रेशर के फैक्टर के अंदर हमने बेसिकली हेनरीज लॉ डिस्कस करा था। और हेनरीज लॉ आप लोगों को क्या बोलता है, जितना भी मास गैस का डिजॉल्व होगा सॉल्यूशन के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के। ठीक है, सॉल्युबिलिटी को आप मोलैरिटी की टर्म से भी बता सकते हो, मोल फ्रैक्शन की टर्म से भी बता सकते हो। और बाद में हमने हेनरीज लॉ की स्टेटमेंट लिख दी थी कि प्रेशर इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन, ऐसा ही कुछ पढ़ा था। फिर डेल्टन का एक और पॉइंट हमने डिस्कस करा था कि अगर सैंपल के अंदर एक से ज़्यादा गैसेस प्रेजेंट होगी तो हर एक गैसेस का इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंडिविजुअल सॉल्युबिलिटी के, ऐसा ही कुछ हमने देखा था। और प्लॉट बनाया था, पी ए वर्सेस एक्स ए का प्लॉट बनाया था, तो स्ट्रेट लाइन प्लॉट आया था पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और स्लोप किसके इक्वल था, के एच के। उसके बाद हमने क्या देखा था, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ के एच। के एच की वैल्यू किस किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगी। टेम्परेचर अगर ज़्यादा होता है, हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होती है, सॉल्युबिलिटी आपकी कम हो जाएगी। ठीक है ना, तो हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी, सॉल्युबिलिटी कम होगी एट कांस्टेंट पार्शियल प्रेशर। उसके बाद हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था कि वाई फिशेस फील मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर एज कम्पेयर टू हॉट वाटर। समझ आ रहा है कुछ कह रहा हूँ तो अच्छे एक्सप्रेशन दो ना। कोल्ड वाटर के अंदर जो एक्वेटिक लाइफ होती है वो ज़्यादा कंफर्टेबल होती है एज़ कम्पेयर टू हॉट वाटर, क्योंकि हॉट वाटर के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, किसकी, ऑक्सीजन गैस की, जो इंपॉर्टेंट है एक्वेटिक लाइफ के लिए। ठीक है ना, इसलिए एक्वेटिक लाइफ हॉट वाटर के अंदर कंफर्टेबल नहीं होते, क्योंकि ऑक्सीजन तो सारी बाहर निकल जाती है। कोल्ड वाटर के अंदर ऐसा नहीं होता, कोल्ड वाटर के अंदर टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होता है तो ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। उसके बाद हमने देखा था लिमिटेशन के लिए मैंने क्या बताया था कि हेनरीज लॉ कहाँ पे एप्लीकेबल है, जहाँ पे गैसेस आइडियल हो। आइडियल गैसेस ऐसी गैसेस होती है जो हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे होती है। और दूसरा पॉइंट बताया था कि गैसेस अगर वाटर के साथ या सॉल्वेंट के साथ कंबाइन कर जाती है और एसोसिएशन भी शो करती है और डिसोसिएशन भी शो करती है, मतलब 3 केसेस बताए थे कि गैसेस अगर सॉल्वेंट के साथ कंपाउंड फॉर्मेशन कर देती है या एसोसिएशन शो करती है या डिसोसिएशन शो करती है, तो इन तीनों केसेस के अंदर हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं है। अब लिखो एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, इसमें पहली एप्लीकेशन लिखो, इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस। इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस। पहले पॉइंट समझ लो, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। आप लोगों ने देखा होगा जितनी भी एरिएटेड ड्रिंक्स होती है, पेप्सी हो गई, थम्स अप हो गई, कोका कोला, मिरिंडा, शैम्पेन हो गई, बियर हो गई, उसके अंदर ना CO2 गैस डिजॉल्व होती है। तो CO2 गैस को कैसे डिजॉल्व किया जाता है, एट हाई प्रेशर, प्रेशर को इंक्रीज करके हाई प्रेशर पे CO2 गैस को सील किया जाता है। तो जब प्रेशर हाई होगा, पहले हेनरीज लॉ लिख देते हैं। संचित आपने लेक्चर नहीं देखा बैकअप वाला, गलती कर दी ना। अब बहुत मज़ेदार तरीके से वहाँ पे पढ़ा था हमने, वहाँ तो बहुत मज़ा आता है, सही बता रहा हूँ। यहाँ तो फिर भी इतना ना मज़ा आया, वहाँ तो दिल ही खुश हो जाता है, कलर, डिफरेंट कलर्स की चीज़ें दिखती हैं। अवेलेबिलिटी के ऊपर है, संडे में डेलिबरेटली जल्दी आता हूँ सो डैट फ्री भी हो जाऊँ प्लस वो भी मिल जाए। और मैं कोशिश यही करूँगा अगली छुट्टियों के अंदर मैं मॉर्निंग में ही क्लास सारी पकड़ लूँ। अभी देखो, अभी और क्लास में भी लगेंगे वो, तो और क्लास में लगेंगे तो फिर ठीक हो जाएगा। तो हेनरीज लॉ में यहाँ लिख देता हूँ, PA इज़ इक्वल टू KH इंटू XA। ये हेनरीज लॉ मैंने लिख दिया। तो मैंने क्या बोला, जो एरिएटेड ड्रिंक्स होती है उसको हाई प्रेशर में पैक्ड किया जाता है। प्रेशर ज़्यादा होगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो आपने नोटिस करा होगा ना, पेप्सी को एक बारी आप पी लो और फिर इसको खोल के रख दो तो ग्रेजुअली धीरे धीरे करके CO2 कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि प्रेशर तो आपने रिड्यूस ही कर दिया। अब धीरे धीरे करके जो CO2 गैसेस डिजॉल्व थी वो धीरे धीरे करके निकलती रहेगी। तो ये पहली एप्लीकेशन है, लिखो। इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस, इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस, इसमें लिखो टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी
इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बिवरेजेस, इसमें आप लिख लो टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। उठा के करो मेरे भाई, यहाँ बैठ जाओ। टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, सोडा वाटर as well as beer, as well as beer. The bottles are sealed under high pressure. The bottles are sealed under high pressure. When the bottle is opened, when the bottle is opened to air, when the bottle is opened to air, the partial pressure of CO2, the partial pressure of CO2 above the solution, the partial pressure of CO2 above the solution decreases. As a result, solubility decreases. Partial pressure of CO2 above the solution decreases. कुछ इसमें छोटा हो रहा होगा तो कट कर दूंगा, बाकी जो लैंग्वेज के लिए मैं रेफर कर रहा हूँ बुक। When the bottle is open to air, the partial pressure of CO2 above the solution decreases. As a result, solubility decreases, and hence CO2 bubbles out. And hence CO2 bubbles out. चलो दूसरा एग्जाम्पल देखो। जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं ना, वो कॉम्प्रेस्ड एयर पे डिपेंड करते हैं। मतलब सिलेंडर लेके जाते हैं ना, तो देखो समझो, आप सिलेंडर लेके गए, सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट हाई होगा, नाइट्रोजन का अमाउंट भी हाई होगा। सिलेंडर लेके गए, ठीक है, प्रेशर हाई होने की वजह से ऑक्सीजन और CO2 दोनों गैसेस डिजॉल्व हो जाएगी आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है ना, ऑक्सीजन सिलेंडर के थ्रू। अब देखो, जो ब्लड है वो तो आपके कहाँ गया रहा, मसल्स में, टिश्यूज़ में ट्रैवल कर रहा है, हर बॉडी पार्ट में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। वहाँ प्रेशर होगा आपका लो। प्रेशर आपका लो होगा तो ऑक्सीजन गैस तो यूज़ हो जाएगी। भाई आपकी बॉडी के अंदर हाई प्रेशर की वजह से दोनों गैसेस एंटर कर गई। सिलेंडर के अंदर था, अभी कॉन्सेप्ट समझो पहले, सिलेंडर के अंदर कुछ और भी ऐड करते हैं प्रॉब्लम से बचने के लिए, जो प्रॉब्लम अराइज होती है, ठीक है। तो आपने स्कूबा डाइवर सिलेंडर लेके गया, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके गया, लेट्स से उसके अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस थी। प्रेशर हाई होने की वजह से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस दोनों ही डिज़ोल्व हो जाएगी, ठीक है जी, आपके ब्लड के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी। उसके बाद वो ब्लड आपका बॉडी के थ्रू ट्रैवल करेगा। अब ऑक्सीजन तो आपकी यूटिलाइज हो गई, कहाँ यूटिलाइज होगी, मसल्स के थ्रू। भाई लंग्स को छोड़ के जहाँ मसल्स होती हैं, जहाँ ब्लड आपका ट्रैवल करता है, वहाँ प्रेशर कम होता है। सांस ली तो हाई प्रेशर से ऑक्सीजन अंदर गई, और उस हाई प्रेशर की वजह से आपका ऑक्सीजन ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद ब्लड पूरी बॉडी के अंदर ट्रैवल कर रहा है। हाँ भाई, हमारे बॉडी पार्ट को, हमारी मसल्स को भी तो ऑक्सीजन चाहिए, तो वो ऑक्सीजन कौन लेके जा रहा है, ब्लड लेके जा रहा है। अब मसल्स के पास पहुंच गया ब्लड, वहाँ पे प्रेशर है लो, प्रेशर है लो, तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, यूज़ हो जाएगा, बट नाइट्रोजन नहीं यूज़ हो पाएगा। ऑक्सीजन, आप एक्सरसाइज करते हो तो थक जाते हो, सांस कैसे लेते हो, ऐसे लेते हो, तो हमारी मसल्स यूज कर रही होती है उन ऑक्सीजन को। यूटिलाइज, मसल्स में प्रेशर होता है लो, आप जब इनहेल करोगे प्रेशर होगा हाई, तो हाई प्रेशर की वजह से ऑक्सीजन आपकी ब्लड के अंदर डिसॉल्व हो जाती है। अब ब्लड तो पूरी बॉडी में है, ब्लड तो पूरी बॉडी में है, ठीक है, वहाँ पे प्रेशर लो है, मसल्स में जाएगी, हर जगह जाएगी, छोटी छोटी वेन्स प्रेजेंट होती है, आर्टरीज, वेन्स होगी, सब जगह ब्लड आपका बॉडी में ट्रैवल करेगा। सब जगह, जब सब जगह बॉडी में ब्लड आपका ट्रैवल करेगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ पे यूज़ हो जाएगी, क्योंकि लंग्स को छोड़ के बाकी बॉडी पार्ट में प्रेशर है लो। प्रेशर लो होने की वजह से ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी हो जाएगी कम। ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी तो ऑक्सीजन बाहर आएगी। ऑक्सीजन बाहर आएगी तो कौन यूज़ कर लेगा, मसल्स यूज़ कर लेगी। बट नाइट्रोजन की हाई सॉल्युबिलिटी की वजह से नाइट्रोजन नहीं आएगी बाहर, वो तो ब्लड में ही रह गई। अब ब्लड में रह गई, अब आप स्कूबा डाइवर ऊपर तो आएगा, स्कूबा डाइवर जब ऊपर आएगा तो वो नॉर्मल प्रेशर पर आ जाएगा, नॉर्मल प्रेशर पर आ जाएगा
तो जो नाइट्रोजन गैस डिज़ोल्व थी अब वो बबल्स की फॉर्म में बाहर आने लग जाएगी, और बबल्स की फॉर्म में बाहर आने लग जाएगी तो उसको प्रॉब्लम होगी, और उस प्रॉब्लम का नाम है डीकम्प्रेशन सिकनेस। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए ना जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है जिसके अंदर O2 और N2 प्रेजेंट है, उस ऑक्सीजन सिलेंडर को हीलियम गैस से डाइल्यूट किया जाता है। ठीक है, और इधर से तीसरा एग्जांपल भी समझ लो जो मैंने आपको बता दिया अनजाने में, आपको रियलाइजेशन नहीं होगी। आपने सांस ली, ब्लड में गई ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। मायोग्लोबिन का काम क्या होता है? मायोग्लोबिन सुना होगा आप लोगों ने बायोलॉजी में, वो स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन होता है। सही बोला ना मैंने? बायोलॉजी तो मेरे पास नहीं है, हाँ मैंने एक टाइम पे बायोकेमिस्ट्री पढ़ी थी तो थोड़ा बहुत मुझे याद है। ठीक है ना? तो आपने सांस ली, हाई प्रेशर से ऑक्सीजन गई, ब्लड में डिजॉल्व हो गई। अब जाहिर सी बात है बॉडी के वो हर एक पार्ट में ट्रैवल करेगी, और जहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे प्रेशर लो होगा। प्रेशर लो होगा, ऑक्सीजन ब्लड से निकल जाएगा और उसको यूटिलाइज कर लिया जाएगा। ये तीसरा एग्जाम्पल हो गया आपका। चौथा भी समझ ही लो, तो मैं इकट्ठा लिखवा दूंगा। हायर एल्टीट्यूड्स पे, माउंटेन्स पे प्रेशर लो होता है? नहीं होता। आप ऊपर जाओगे, एटमॉस्फेयर में निकलते चले जाओगे, अभी ज़मीन पर बैठे हुए हो, प्रेशर अभी 180 m है। बाकी ये भी प्रेशर प्लेसेस टू प्लेसेस वेरी करता है। आप गए, अब हायर एल्टीट्यूड पे मूव करना आपने शुरू करा, लेट्स से आप माउंटेन पे जा रहे हो। ठीक है, माउंटेन पे जाके जब आप माउंटेन पे जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाओगे प्रेशर आपका लो होता चला जाएगा। जब प्रेशर आपका लो हो जाएगा तो आप मुझे बताओ ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ब्लड के अंदर ज़्यादा होगी कम होगी? सामने ही लिखा हुआ है, प्रेशर हाई सॉल्युबिलिटी हाई, प्रेशर लो सॉल्युबिलिटी लो। तो हायर एल्टीट्यूड में प्रेशर लो है, प्रेशर लो है तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ब्लड के अंदर वो भी तो लो होगी। तो जब ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ब्लड के अंदर लो होगी तो बॉडी को ऑक्सीजन कम मिलेगी। बॉडी को ऑक्सीजन जब कम मिलेगी तो लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो उस प्रॉब्लम का नाम है एनोक्सिया, ANOXIA। और इस वजह से हायर एल्टीट्यूड पे जो लोग रह रहे होते हैं ना, वो ठीक से सोच नहीं पाते, ठीक से काम नहीं कर पाते, क्योंकि उनको ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं है। जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर हुआ करता था आप लोगों के, वहाँ पे हम बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाया करते थे। तो हम बताते थे कि बॉइलिंग पॉइंट, पहले तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन बताते थे। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती थी? जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। अब जाहिर सी बात है, अभी जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 180 m है। अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को घटा दूँ तो बॉइलिंग पॉइंट भी तो घटेगा। देखो आप, ये सिर्फ समझाने के लिए, ये फोर्थ एप्लीकेशन समझाने के लिए है। ये आपका 180 m है, लिक्विड मेरा ये रहा। आप लिक्विड को बॉईल करना शुरू करोगे, बॉईल करोगे, इसका वेपर प्रेशर टॉपिक आएगा इसी चैप्टर में। इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, कब तक बढ़ेगा? जब तक वो 180 m के बराबर ना हो जाए। तो किसी टेम्परेचर पे तो लिक्विड का वेपर प्रेशर 180 m के बराबर होगा ना, उस टेम्परेचर को बोला जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। तो जो बॉइलिंग पॉइंट की आप लोगों ने डेफिनेशन सीखी हुई है, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड बॉयल हो जाता है, वो पुरानी डेफिनेशन है, वो 10th के अकॉर्डिंग है, छोटे बच्चों को सिखाई जाती है। अब आप लोग हो गए हो बड़े, तो बड़े बच्चों के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, वो टेम्परेचर आपका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ? प्रेशर को घटा रहा हूँ। और ये प्रेशर कब घटेगा? हायर एल्टीट्यूड पे घटेगा। स्पेस में निकल जाओगे प्रेशर ज़ीरो ही हो जाएगा। ठीक है जी। अब आप देखो, प्रेशर ज़ीरो का मतलब कम हो गया। ठीक है जी, तो बॉयल तुरंत आपका लिक्विड तुरंत बॉयल कर जाएगा, बाहर निकाला वैक्यूम में बॉयल। ठीक है ना? अब इधर देखो, प्रेशर लो हो गया आपका। जब आपका प्रेशर लो हो गया, अब वही डेफिनेशन है बॉइलिंग पॉइंट की। जिस टेम्परेचर पे लिक्विड, ये लिक्विड है, ये लिक्विड का वेपर प्रेशर है, ये कोई भी लिक्विड हो सकता है। जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। तो आप खुद देखो, जब मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटा दिया तो बॉइलिंग पॉइंट भी तो घटेगा। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आप खुद सोचो, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट घट रहा है, इतनी हलचल यहाँ हो रही है,
तो जब आप हायर एल्टीट्यूड में जाओगे और खाना पकाने लगोगे तो खाना भी तो जल्दी पक जाएगा जल्दी बॉईल कर जाएगा ना पानी में तो डालोगे अपने सब कुछ, सब्जी काटी डाल दी, शाही पनीर डाल रहे हो, पाल तो जल्दी पक जाएगा, खाना कच्चा सा रह जाएगा, पक ही नहीं पाएगा। तो ज़्यादा देर तक कुकर क्या करता है, कुकर क्या करता है बताना मेरे को ज़रा। प्रेशर कुकर क्या करता है, प्रेशर बढ़ा देता है। प्रेशर बढ़ाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी तो बढ़ जाएगा वाटर का, तो बड़ी देर तक खाना पकता रहता है, ठीक है ना। ये है कुकर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड्स जो फोर्थ एप्लीकेशन थी वो क्या थी कि हायर एल्टीट्यूड में प्रेशर कम होने की वजह से ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ब्लड के अंदर कम हो जाती है, इसलिए वहाँ पे लोगों को सोचने समझने में प्रॉब्लम होती है। इस बीमारी का नाम है एनोक्सिया। अब लिख लेते हैं, सेकेंड एप्लीकेशन लिखो, इन द डीप सी डाइविंग। इसमें आप लिख लो डीप सी डाइवर्स deep sea divers depend upon compressed air. Deep sea divers depend upon compressed air for their oxygen supply. Deep sea divers depend upon compressed air for their oxygen supply. ठीक है जी, कॉम्प्रेस्ड एयर फॉर देयर ऑक्सीजन सप्लाई। जितना छोटा हो के जितना छोटा कर सकूँगा उतना छोटा कर दूंगा इसको मैं, ठीक है। इसके बाद लिखो दस फुल स्टॉप करके, दस बोथ N2 and O2, दस बोथ N2 and O2 will dissolve considerably. Thus both N2 and O2 will dissolve considerably in the blood. Thus both N2 and O2 will dissolve considerably in the blood and other body fluids. ठीक है जी, ऐसा ही मैंने कुछ बताया था। ऑक्सीजन इज यूज्ड अप फॉर मेटाबॉलिज्म, मैंने बताया था ऑक्सीजन आपका यूज हो जाएगा। ऑक्सीजन इज यूज्ड अप फॉर मेटाबॉलिज्म, ऑक्सीजन इज यूज्ड अप फॉर मेटाबॉलिज्म but due to high partial pressure and greater solubility, अब नाइट्रोजन के बारे में बात हो रही है। but due to high partial pressure and greater solubility, N2 will remain dissolved. But due to high partial pressure and greater solubility, N2 will remain dissolved. N2 will remain dissolved and will form bubbles. N2 will remain dissolved and will form bubbles when the diver comes to atmospheric pressure. When divers comes to atmospheric pressure, यही बताया था ना मैंने कि N2 गैस आपकी ब्लड के अंदर डिजॉल्व ही रहती है। कब तक डिजॉल्व रहती है? जब तक डाइवर आपका सरफेस पर ना आ जाए। सरफेस पर आएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम हो जाएगा तो जो नाइट्रोजन आपका डिजॉल्व था उसके ब्लड स्ट्रीम के अंदर वो बाहर आना शुरू हो जाएगा बबल्स की फॉर्म में। अब उसको परेशानी होगी। आगे लिखो, दीज बबल्स अफेक्ट नर्व इम्पल्सेस। These bubbles affect nerve impulses. These bubbles affect nerve impulses and give rise to a disease. These bubbles affect nerve impulses and give rise to a disease called bends, 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 or decompression sickness. Bends और डीकम्प्रेशन सिकनेस, ये नाइट्रोजन की वजह से अराइज हुई। जो नाइट्रोजन गैस उसकी ब्लड स्ट्रीम में डिजॉल्व थी, अब वो बबल्स की फॉर्म में बाहर आना शुरू कर रही है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम अराइज हुई है। आगे लिखो, टू अवॉइड बेंड्स, to avoid bends
to avoid bends and also the toxic effects of high concentration of nitrogen and also the toxic effects of high concentration of nitrogen in the blood the cylinder comma करके the cylinder used by the divers in the blood comma the cylinder used by the divers are filled with air used by the divers are filled with air diluted with helium। यही बोला था ना मैंने कि हीलियम से उसको डाइल्यूट कर देते हैं। ठीक है जी, ये हो गया। तीसरा लिखो, तीसरी एप्लीकेशन। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन लिखना चाहते हो ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट में आप लिख लो हीलियम 11.7%, जो ऑक्सीजन सिलेंडर होगा उसके अंदर हीलियम 11.7%, नाइट्रोजन लिख लो 56.2%, नाइट्रोजन 56.2%, हीलियम 11.7%, जो बचा 32.1% ऑक्सीजन। हाँ डालूंगा, क्यों, क्या हो गया? है यार, ऐसे मत करो मेरे भाई, ये तो मैं अपना शौक़ पूरा कर रहा हूँ। जो लाइव पढ़ने का मज़ा है वो ऑनलाइन में कहाँ नहीं होता। फ़र्क होता है मेरे भाई, फ़र्क होता है। आप ऑनलाइन के अंदर टीचर से नहीं इंटरेक्ट कर पाओगे, कहाँ से करोगे इंटरेक्ट, बताओ, जब होगा ही नहीं वो आपके सामने। ये तो है कि आप हम मिल रहे हैं, तो मैं अपना शौक़ पूरा कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस अपना इंक्रीज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना, धीरे धीरे करके। सोचा है सपना तो करेंगे धीरे धीरे। इस साल शुरू करा, अगले साल इससे बेटर करेंगे, उसके अगले साल इससे और बेटर करेंगे। तो इस पर मत रिलाय करो आप, गलत बात है, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। हाँ जी, 11.7% हीलियम, 56.2% नाइट्रोजन एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन। तीसरी पर आ जाओ, ये ख़त्म हो गया। सारी एप्लीकेशन समझा दी है, बस लिखवा ही रहा हूँ अब। तीसरी लिखो, इन द फंक्शन ऑफ लंग्स, इन द फंक्शन ऑफ लंग्स, when air enters the lungs, the partial pressure of oxygen is high. When air enters the lungs, the partial pressure of oxygen is high. The partial pressure of oxygen is high. This oxygen combines with hemoglobin. This oxygen is combined with hemoglobin. This oxygen combines with hemoglobin to form oxyhemoglobin. जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाता है तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीहीमोग्लोबिन, और जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड नहीं होता उसे हम बोलते हैं डीऑक्सीहीमोग्लोबिन। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है, इसको पढ़ते हुए पूछूंगा मैं आप लोगों से। When air enters the lung, partial pressure of oxygen is high. This oxygen combines with hemoglobin to form oxyhemoglobin. Full stop. Partial pressure of O2 in tissues. Partial pressure of O2 in tissues. Partial pressure of O2 in tissues is low. Hence, O2 is released from oxyhemoglobin. O2 is released from oxyhemoglobin, which is utilized for functions of the cells. Hence, O2 is released from oxyhemoglobin, which is utilized for functions of the cells. सुनो, एक पॉइंट अच्छा सा याद आ गया मुझे, कभी मैंने अपनी मास्टर्स के टाइम से पढ़ा था ये वाला पॉइंट। उसके बाद मुझे बायोकेमिस्ट्री पढ़ने को खास मिला नहीं।
हीमोग्लोबिन के बारे में बात कर रहे हैं। हीमोग्लोबिन के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है जी। आपने ऑक्सीजन कंबाइन करा, वो कॉन्सेप्ट मैंने लिखवा दिया, कुछ और बता रहा हूँ मैं अब, ठीक है ना। जब आप ऑक्सीजन को कंबाइन करोगे हीमोग्लोबिन के साथ तो आपको मिलेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। क्वेश्चन मेरा ये आप लोगों से, इसका कलर और इसका कलर बताओ, इसका कलर बताओ, इसका कलर बताओ, क्वेश्चन ये है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का क्या कलर होता है, हीमोग्लोबिन का क्या कलर होता है। हीमोग्लोबिन इज लाइक डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन नहीं है उसके पास, इसका मतलब ये है, मतलब सिर्फ हीमोग्लोबिन है, उसके साथ ऑक्सीजन अटैच्ड नहीं है, ऑक्सीजन अटैच्ड नहीं है, कहने का मतलब ये है। इसके साथ ऑक्सीजन अटैच्ड है, इसके साथ ऑक्सीजन अटैच्ड नहीं है। ये रिएक्शन में पता लग रहा है ना कि O2 को आप कंबाइन कर रहे हो हीमोग्लोबिन के साथ, तो इसका और इसका कलर पूछा है मैंने। इसका कलर क्या होता है ये तो बता सकते हो। इसका कलर तो हर कोई बता सकता है, हाँ। इसका कलर बताओ, इसका रेड नहीं होता। तो जब कट लग जाता है आपको तो कौन सा कलर निकलता है, आई मीन कौन से कलर का खून निकलता है, रेड ना। इसका मतलब वो खून जो होता है, वो ब्लड जो होता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसमें ऑक्सीजन होती है, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, फोर्थ एप्लीकेशन लिखो। फॉर क्लाइंबर्स और पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड्स, फॉर क्लाइंबर्स और पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड्स, इसमें लिखो एट हाई एल्टीट्यूड्स, एट हाई एल्टीट्यूड्स द पार्शियल प्रेशर, हाँ जी, एट हाई एल्टीट्यूड्स the partial pressure of oxygen is less, at high altitudes the partial pressure of oxygen is less than the ground level, as a result partial pressure of oxygen at higher altitude is less than the ground level। ये बताया तो था कि हायर एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा ग्राउंड के कंपैरेटिवली। आगे लिखो एज अ रिजल्ट देयर इज अ लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, एज अ रिजल्ट देयर इज अ लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन there is a low concentration of oxygen in the blood and tissues of the people, there is a low concentration of blood, there is a low concentration of oxygen in blood and tissues of the people living at high altitudes, tissues of the people living at high altitudes और क्लाइंबर्स जो ऊपर चढ़ रहे होते हैं, माउंटेनियर्स बोलते हैं क्लाइंबर्स, उनको भी यही प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, तभी तो वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। दे फील वीक, कॉमा करके, कंसिक्वेंटली दे फील वीक, consequently they feel weak and unable to think properly, a disease called anoxia, ठीक है जी। तो चारों एप्लीकेशन डन। एक बार फटाफट से सुन लेते हैं एप्लीकेशन। पहली एप्लीकेशन मैंने क्या बताई है, बिवरेजेस, एरिएटेड ड्रिंक्स के बारे में बात करी थी, जिसके अंदर ऐसी ड्रिंक्स जिसके अंदर CO2 डिजॉल्व होती है, ऐसी ड्रिंक्स के बारे में हमने बात करी थी।
ठीक है। तो ये जो एरिएटेड ड्रिंक्स होते हैं ये हाई प्रेशर पे सील्ड की जाती है। आप जैसे ही लिड को रिमूव करोगे, उसके ढक्कन को रिमूव करोगे, बॉटल की ढक्कन को रिमूव करोगे, प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। प्रेशर रिड्यूस कितना हो जाएगा? अप टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो धीरे धीरे करके उसमें CO2 गैस बाहर निकल जाती है, ठीक है ना। तो ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया किसका? स्कूबा डाइवर्स का। उसके अंदर क्या बताया कि जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? कॉम्प्रेस्ड एयर पे डिपेंड करते हैं। कॉम्प्रेस्ड एयर के अंदर आपकी नाइट्रोजन ऑक्सीजन हम ले लेते हैं। हाई प्रेशर की वजह से दोनों गैसेस आपकी डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। दोनों गैसेस डिसॉल्व हो गई जिसमें ऑक्सीजन तो आपकी यूज़ होगी मेटाबॉलिज्म के अंदर, हाई नाइट्रोजन नहीं यूज़ हो पाती, ठीक है ना। नाइट्रोजन नहीं यूज़ होगी, फिर बंदा वो जो आपका डाइवर था, स्कूबा डाइवर था, वो वापस सरफेस पर आएगा, ठीक है ना। सरफेस पर आएगा, प्रेशर आपका नॉर्मल हो जाएगा, 1 atm हो जाएगा। तो जो नाइट्रोजन गैस आपकी डिसॉल्व्ड थी वो उसकी सॉल्युबिलिटी अब कम हो जाएगी क्योंकि प्रेशर भी कम हो गया, तो वो बबल्स की फॉर्म में आने लग जाएगी। और वो नाइट्रोजन जो आएगी बबल्स की फॉर्म में वापस बाहर ब्लड में से बाहर निकलने लग जाएगी, वो नर्व इम्पल्सेस को अफेक्ट करेगी। उसकी कंसंट्रेशन हाई होने की वजह से, उसके टॉक्सिक इफेक्ट होने की वजह से बंदे को प्रॉब्लम होगी। तो उससे बचने के लिए क्या किया जाता है? जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है ना, उसको डाइल्यूट किया जाता है हीलियम के साथ। 2 तीसरी एप्लीकेशन क्या बताई हमने? लंग्स वाली। आपने सांस ली, इनहेल करा एयर को सुनो, एयर को इनहेल करा, हाई प्रेशर होने की वजह से ऑक्सीजन गैस आपकी डिसॉल्व होगी ब्लड के अंदर। अब ब्लड स्ट्रीम आपकी पूरी बॉडी के अंदर ट्रैवल करेगी, ठीक है। बाकी जगह टिश्यूज़ के अंदर आपका प्रेशर होगा लो, जब वहाँ पे ब्लड पहुँचेगा प्रेशर लो हो जाएगा। जो ऑक्सीजन गैस ब्लड के अंदर डिसॉल्व थी, वहाँ पे प्रेशर लो होने की वजह से, मतलब टिश्यूज़ पे प्रेशर लो होने की वजह से सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी और वो ऑक्सीजन आपकी यूटिलाइज हो जाएगी। तो क्यों आप लोग इतनी ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हो एक्सरसाइज करते वक्त? यही तो वजह होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, ठीक है ना। और फोर्थ एप्लीकेशन क्या बताई मैंने? क्लाइंबर्स के बारे में बताई मैंने आपको। हायर एल्टीट्यूड्स में प्रेशर होता है लो। प्रेशर लो होने की वजह से भाई जाहिर सी बात है, जब प्रेशर लो हो गया तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ब्लड के अंदर भी तो लो हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि हायर एल्टीट्यूड्स पे जो लोग रह रहे होंगे उनको ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं होती है प्रेशर लो होने की वजह से। इस वजह से वो वीक फील करते हैं, प्रॉपरली सोच नहीं पाते हैं, और इस डिजीज़ का नाम है एनोक्सिया। एक लास्ट फैक्टर रह गया आपका, लिखो, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मतलब नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। और इसके अंदर बड़े सिंपल से 2 ही पॉइंट हैं। सॉरी ठीक है, इसमें आप लिखो नेचर ऑफ द गैस एंड सॉल्वेंट। इसमें आप लिखो गैसेज लाइक हाइड्रोजन, बस लास्ट फैक्टर है। फिर ये प्रेशर, ये एक फैक्टर नहीं कराया था, पहले टेम्परेचर कराया था। सबसे पहले टेम्परेचर कराया, प्रेशर वाला हमने संडे को डिस्कस करा था। ये छोटा सा फैक्टर अब कर रहे हैं डिस्कस, फिर ये टॉपिक भी ख़त्म हो जाएगा। क्या हो गया? मुझसे पूछ लो, तो पूछ लो मुझसे, कौन सी रह गई बताओ बताओ। इज लेस देन द ग्राउंड लेवल। इसमें लिखो आप नेचर ऑफ द गैस एंड द सॉल्वेंट। इसमें लिखो आप गैसेज लाइक हाइड्रोजन ऑक्सीजन, गैसेज लाइक हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एटसेट्रा, गैसेज लाइक हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एटसेट्रा dissolve in water only to a small extent, dissolve in water only to a small extent, whereas gases like CO2, HCl, NH3 etc are highly soluble। मतलब आपने हाइड्रोजन गैस ली, आपने ऑक्सीजन गैस ली, आपने नाइट्रोजन गैस ली, ये गैसेस वाटर के अंदर कम सॉल्युबल है। बट दूसरी तरफ जब आपने CO2 ले लिया, HCl ले लिया, अमोनिया ले लिया, वो गैस के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्युबल है ना। आगे लिखो, क्या लिखा आप लोगों ने? गैसेज लाइक हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एटसेट्रा डिजॉल्व इन वाटर ओनली टू अ स्मॉल एक्सटेंट, वेयर एज गैसेज लाइक CO2, HCl, NH3 एटसेट्रा आर हाईली सॉल्युबल। The greater solubility of the latter gases, latter gases मतलब बाद वाली gases, the greater solubility of the latter gases is due to their reaction
इज़ ड्यू टू देयर रिएक्शन विद द सॉल्वेंट, इज़ ड्यू टू देयर रिएक्शन विद द सॉल्वेंट। कल ही पढ़ाया था आप लोगों को, HCl को पानी में डालते हैं तो डिसोसिएशन हो जाता है, NH3 को पानी में डालते हैं पहले एसोसिएशन होता है फिर डिसोसिएशन होता है, कल ही पढ़ाया था। तो वाटर हाइड्रोजन की, चलो यहीं से एक और क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, लेट्स सी आप दे पाते हो नहीं दे पाते हो। सुनो, अभी जो आपको 2-3 लाइनें मैंने लिखवाई है उसमें क्या लिखवाया है कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एट्सेट्रा ये गैसेस पानी के अंदर कम सॉल्युबल होती है, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या लिखवा रहा हूँ कि CO2 गैस हो गई आपकी, NH3 गैस हो गई आपकी, और HCl गैस हो गई पानी में ज़्यादा सॉल्युबल हो रही है, ठीक है ना, यही लिखवाया है ना मैंने। तो मुझे बताओ हेनरीज लॉ कहाँ एप्लीकेबल होगा, ऊपर एप्लीकेबल होगा नीचे एप्लीकेबल होगा? हाइड्रोजन, O2, H2 गैसेस, हेनरीज लॉ कहाँ एप्लीकेबल होगा? और मुझे हेनरीज लॉ लगाना हो तो क्या मैं CO2, NH3, HCl में लगा सकता हूँ? नहीं लगा सकता। पढ़ो लिमिटेशन, खोलो ज़रा लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ खोलो। आप नहीं थे, आप दोनों देखो लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ क्या लिखा हुआ है वहाँ पे। अगर गैसेस कंपाउंड फॉर्मेशन करती है, कंपाउंड फॉर्मेशन का मतलब है केमिकल, कंपाउंड फॉर्मेशन करती है, कंपाउंड फॉर्मेशन का मतलब है केमिकल रिएक्शन हो रही है या एसोसिएशन हो रहा है या डिसोसिएशन हो रहा है, तो उस केस में हेनरीज लॉ नहीं लगेगा। तो हेनरीज लॉ कहाँ लगाओगे आप लोग? H2 में लगाओगे, O2 में लगाओगे, N2 में लगाओगे एट्सेट्रा, है ना। तो H2, O2, N2 जैसी गैसेस पानी के अंदर सॉल्युबल है, ऑल द सॉल्युबिलिटी कम है बट है, लिखा हुआ है सॉल्युबल टू अ स्मॉल एक्सटेंट। बट जो दूसरी गैसेस मैंने आपको बताई, CO2 बताई, NH3 बताई और HCl बताई, ये भी सॉल्युबल है पानी के अंदर, बहुत अच्छे से सॉल्युबल है, क्योंकि ये सब गैसेस केमिकल रिएक्शन कर जाती है वाटर के साथ, ठीक है ना। आगे लिखो नेक्स्ट पैराग्राफ। फिर से ऑक्सीजन, अगेन ऑक्सीजन, ट्राई टू राइट द सिंबल्स ऑफ गैसेस लाइक O2, N2, ऐसे सिंबल्स लिखो, कोशिश करो ना कम से कम शब्दों में सारी चीज़ें लिखने की कोशिश करो। अगेन O2, N2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब उल्टा कर रहा हूँ, पहले मैंने दोनों गैसेस की, सुनो, पहले मैंने जो दो गैसेस आपको लिखवाई है, दो गैसेस तो नहीं बोलूँगा, H2, O2, N2 एक और CO2, HCl, NH3 अलग, इन दोनों की सॉल्युबिलिटी मैंने वाटर में देखी है। अब मैं सॉल्युबिलिटी इथाइल अल्कोहल में देखूंगा, बस यही करना है मैंने। लिखो अगेन ऑक्सीजन, N2, कार्बन डाइऑक्साइड आर मच मोर सॉल्युबल इन इथाइल अल्कोहल। अगेन O2, CO2, नाइट्रोजन आर मच मोर सॉल्युबल इन इथाइल अल्कोहल देन इन वाटर। एट द देन इन वाटर, वाटर से ज़्यादा सॉल्युबल है एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, whereas H2S, NH3, whereas H2S hydrogen sulfide, NH3 are much more soluble in water, are much more soluble in water than ethyl alcohol, than ethyl alcohol. Evidently, फुल स्टॉप करके, एविडेंटली, ये आयरन मैन वाला आपका है पाउच? हाँ जी, एविडेंटली द ग्रेटर सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ सॉल्वेंट, the greater solubility of a gas in a solvent is due to the chemical similarity, is due to the chemical similarity between gas and the solvent, between gas and the solvent। अब आपका ये वाला सारा फैक्टर ख़त्म हो गया। आई मीन सॉल्युबिलिटी, सॉरी, सॉल्यूशन ऑफ अ गैसेज इन लिक्विड डन। 3 फैक्टर हमने पढ़े जिसमें से प्रेशर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और वही हमने बहुत अच्छे से भी पढ़ा है, और वैसे तो पढ़ना ही, कोशिश हमें तो यही करनी है सब अच्छे से पढ़ें। अब इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं, नया टॉपिक मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूँगा, वेपर प्रेशर वाला, राउल्ट्स लॉ एंड ऑल, ठीक है। राउल्ट्स लॉ इंपॉर्टेंट है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, वेंटो फैक्टर इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर का एक चैप्टर है, वेंटो फैक्टर पे आपके क्वेश्चंस आते हैं, पिछले साल भी आया था, और सॉरी इस साल भी आया था।
ठीक है, लिखो। इफ N2 गैस इज बबल्ड, if N2 gas is bubbled through water, if N2 gas is bubbled, यहाँ पे भी लिख देता हूँ, बोर्ड पे लिख रहा हूँ। If N2 gas is bubbled through water, at 293 Kelvin, how many millimoles of N2 gas would dissolve in 1 liter of water, would dissolve in 1 liter of water, question mark, assume that N2 exerts a partial pressure of 0.987 bar, given that Henry's law constant for N2 at 293 Kelvin is 76.48 किलो बार। हिंट दे देता हूँ, पहले आप हेनरीज लॉ अप्लाई करो और हेनरीज लॉ अप्लाई करने के बाद N2 गैस की सॉल्युबिलिटी फाइंड करो, उसके बाद आगे का पार्ट बता दूंगा। पहले आप हेनरीज लॉ अप्लाई करो और हेनरीज लॉ अप्लाई करने के बाद N2 गैस की सॉल्युबिलिटी फाइंड करो। एक चीज़ और सुन लो, ये वाला पॉइंट मिस हो गया था, कल मिस हो गया था। मतलब जो हेनरीज लॉ है वो ये है, यही है ना। एक्से की कोई यूनिट होती है, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट होती है? कोई यूनिट नहीं होती। तो जब मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है तो पार्शियल प्रेशर की तो होती है, प्रेशर की तो होती है, ATM हो सकती है, बार हो सकती है। तो जो यूनिट प्रेशर की होगी वो यूनिट हेनरीज कांस्टेंट की हो जाएगी। ये मैं बताना भूल गया था, ठीक है। और ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। पहला पार्ट मैंने आपको हिंट दे दिया है। गिवन डेटा लिखो, सबसे पहले आप कैलकुलेशन आप लोग करोगे। गिवन डेटा लिखो और गिवन डेटा को यूज़ करते हुए हेनरीज लॉ लगाते हुए उसके बाद आप सॉल्युबिलिटी फाइंड करो किसकी, N2 की, मतलब मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। मेरे भाई सिंपल है। गिवन डेटा देखो, PA आपको दे रखा है, कहाँ है PA? ये रहा, PA है आपका 0.987 ATM। चलो जी, PA तो मिल गया। उसके बाद आपका KH, ये रहा हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH। इधर देखना जरा एक बारी, 76.48 किलो बार है। ये गड़बड़ है बेटा मेरे लिए। एक तरफ ATM, एक तरफ मैंने यूनिट गलत, अच्छा मैंने ही गलत देखी यूनिट, सॉरी, यहाँ गड़बड़ थी। बार, ये बार में है, ये किलो बार में, बराबर करोगे तो 76.48 मल्टीप्लाई बाय 1000 और बार। ठीक, चलो कि PA भी लिख दिया, KH भी लिख दिया। आपने लगाना है हेनरीज लॉ, PA इज इक्वल टू KH इंटू XA, जिसमें XA की वैल्यू आपने निकालनी है। इसको A हटा दो, N2 गैस है, राइट N2, ठीक है ना।
N2 फाइंड करो। जब आप इतना फाइंड करोगे तो मैं आगे का बताऊंगा। और क्वेश्चन को रीड करोगे तो रीड करके भी आपको पता लग रहा है कि N2 गैस को पानी में डिसॉल्व किया जा रहा है, यानी कि सॉल्वेंट जो है आपका वाटर है। तो पहले आप इतना पार्ट करो, जब तक XN2 नहीं निकलेगा तब तक आगे नहीं बढ़ेगा क्वेश्चन। पॉइंट 987 KH आपका कितना है 76.48, बेहतरीन, बहुत बढ़िया। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आपने निकालनी है। वैसे एक बात तो है, जब वहाँ हम पढ़ते हैं बड़ा कॉन्फिडेंस, बहुत मज़ा आता है। तो कोई नहीं होता, कोई शोर शराबा नहीं होता है, स्मार्ट बोर्ड मिल जाता है, दिल खुश हो जाता है। चलो इंटेंशंस मेरी अच्छी है, एक दिन मुझे भी सक्सेस हासिल हो जाएगी अगर कॉन्टीन्यूसली मेहनत करता रहो। फिर एक मेरा प्रॉपर प्राइवेट स्पेस होगा। इसे सॉल्व करना है, XN2 की वैल्यू निकलेगी। आगे देखो, इधर देख लो एक बारी, इधर देखो, ये आप करोगे, ठीक है जी। आगे पढ़ो क्या है, हाउ मैनी मिली मोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। हेनरीज लॉ से तो आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो N2 का। आगे देखो, आप यहाँ लिख रहा हूँ, ये बोर्ड विजिबल है ना। XN2 किसके इक्वल है, या आप करोगे, समझा रहा हूँ बस मैं, कैलकुलेशन करोगे अभी आप लोग। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। सही बोल रहा हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर के लिए आपको एक पॉइंट लिख के दिया इन्होंने, 1 लीटर का पानी है। 1 लीटर का पानी का क्या मतलब होता है, नीचे लिख रहा हूँ। वॉल्यूम दे रखा है आपको 1 लीटर, 1 लीटर मतलब 1000 ml। इतना सही है। हमें पता है डेंसिटी वाटर की कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml। तो D इज इक्वल टू M/V को यूज करते हुए आप लोग मास निकाल लोगे वाटर का। ये तो सिंपल है, बच्चों वाली कैलकुलेशन नहीं कर रहा यहाँ पे मैं। आप कह रहे हो तो फॉर्मूला लिख देता हूँ, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास निकालना है, डेंसिटी ये रही, वॉल्यूम ये रहा। मास आ गया। वाटर का मोलर मास कितना होता है 18, ठीक। जब आप नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे वाटर का तो कैसे निकालोगे, 1000/18, ये आपका आ जाएगा 55.56, मतलब 55.55555 आता है, तो 55.56 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आ गए। ये जब आ जाएगा तो ये पता लग गया, ये निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स तो आ जाएंगे आपके यहाँ से, है ना, ये आ जाएंगे आपके मोल्स। बट आपको क्या निकालना है, मिली मोल्स। तो हमें पता है, वहाँ लिख रहा हूँ। हमेशा आपने नोटिस करा होगा, जब भी मैं बोर्ड में लिखता हूँ तो यहीं से ही लिखना शुरू करता हूँ। पहले ये वाला पोर्शन पढ़ता हूँ, फिर ये वाला, फिर ये वाला, है ना। ये मैंने अपने एक सर से सीखा था, मैं बीच में लिख रहा था। मैंने अपने गुरुओं से बहुत कुछ सीखा है, तो मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। उनको टीचर्स, देखो पूरे टाइम पे तो साल में याद नहीं कर पाता, कर भी लेते हैं, बट हाँ टीचर्स डे वाले दिन ज़रूर करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ सॉरी, हाँ हमें पता है 1 मिली मोल्स कितने मोल्स के इक्वल होता है, 10⁻³ मोल्स। तो 1 मोल कितने मिली मोल्स के इक्वल होगा, ठीक है जी। तो आई थिंक अब क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं, अब सिर्फ कैलकुलेशन ही बची है। मैंने लिख दिया कि भाई 1 मिली मोल इतने मोल्स के इक्वल होता है, तो 1 मोल कितने मिली मोल्स के इक्वल होगा। तो जब आप यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है जी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, एंड फॉर मोर केमिस्ट्री वीडियोज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।